साउंड चेक। ओके, थैंक यू। तो हेलो बायोमन परिंदों, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? फुल ऑफ जोश के साथ है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हमने समझ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला पार्ट, अगला अध्याय। मतलब बायोटेक्नोलॉजी हमने खत्म कर लिया। अब उसके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 13, अध्याय 13 में जीव और समष्टियां। ठीक है, जीव और समष्टियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है जीव और पर्यावरण। ठीक है, तो इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। हम आपको पर्सनली फोकस करेंगे जीव और पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि आपके में समष्टियां के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। ठीक है, तो हम जीव के बारे में तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन समष्टियां के बारे में हम भी थोड़ा सा जिक्र करके आगे चलेंगे। पर्यावरण के बारे में हम सब पूर्ण पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव और समष्टियां के बारे में, जीव और पर्यावरण के बारे में। तो सबसे पहले सभी बच्चे ये बता देंगे कि उनका हाल चाल कैसा है। ठीक है, उनका हाल चाल कैसा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सब चीज बढ़िया बढ़िया चल रहा है? कोई कोई किसी को है ना? बताइए। देखो, एक चीज बताऊं आप लोगों को, जब आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंट करते हो ना, लगातार करते हो ना, तब आप उस चीज को बीट कर देते हो, है ना? आप हम लोगों के साथ बहुत पहले से पढ़ रहे हो, लगातार कंसिस्टेंट पढ़ते आ रहे हो, तो आप लोग पता है आप लोग बोर्ड एग्जाम को बीट करोगे, निश्चित है आप लोग बीट करोगे। ठीक है, और अच्छा खासा परसेंटेज लेकर के आओगे। परेशान नहीं होने को, कभी दिमाग में टेंशन आए ना तो ये मत सोचना। ठीक है, बस सिलेबस को, कोर्स को रिवाइज करो आप लोग, जितना ज्यादा हो सकता है ना रिवीजन। ठीक है, क्योंकि सफलता की कुंजी ना रिवीजन है। समझ लो, जितना तुम किसी चीज को रिवाइज करोगे, वो आपके न्यूरॉन्स के अंदर घुस के बैठ जाएगा, और जब वो बैठ जाएगा तब जाहिर सी बात है आप लोग आगे निकल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो जीव और समष्टियां हैं ये आपके किसके अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारे पृथ्वी पर पारिस्थितिकी के अंतर्गत आती है, जिसको अपन लोग इकोलॉजी बोलते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें? ये सारी चीजें आती हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो सभी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, जो जो भी होते हैं पारितंत्र के अंदर, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पारिस्थितिकी के अंदर। तो आखिरकार ये पारिस्थितिकी क्या है? तो आपका एनसीईआरटी बड़े सिंपल भाषा में लिखता है कि प्रारूप, प्रकार्य और कारकों के मध्य। ठीक है, क्या है? एनसीईआरटी लिखता है कि पारिस्थितिकी आप लोग देखिएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी प्रारूप यानी कि उस जीव का, ठीक है, उस जीव का जो भी रूप है, ठीक है, और वो जीव का जो भी प्राकार्य है। ठीक है, प्रारूप, प्रकार्य, उस जीव का कैसा रूप है, वो जीव कैसा फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उस जीव का कार्य क्या है, और कारकों के मध्य। ठीक है, और कारकों के मध्य, और कारकों के मध्य जो जैविक कारक पाए जाते हैं पृथ्वी में। जैसे मैं एक जीव हूं, ठीक है, मेरा रूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, और मेरा कारकों के मध्य क्या इंटरेक्शन है। मैं जिस जगह पर रहता हूं उस जगह पर जैविक और अजैविक कारकों के मध्य क्या पारस्परिक संबंध है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो आपका एनसीईआरटी क्या बोलता है कि पारिस्थितिकी प्रारूप, प्रकार्य और कारकों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका एनसीईआरटी लिखता है बड़े सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर यदि आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाए ना तो 2 नंबर में इसको लिख दो। गलत हो गया ना तो मैं कहता हूं बिल्कुल तुम उसके ऊपर जो कॉपी चेक कर रहा है ना उसके ऊपर केस कर सकते हो कि बच्चे तूने हमारी कॉपी गलत चेक की है, चल चल हमारे तू नंबर दे। केस कर दे, घसीट दिए उसको हाई कोर्ट में, है ना? तो चलो अब देखो, एक सिंपल भाषा है कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के बीच अंतर संबंध एवं जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों से संबंधित है। ठीक है,
तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको डिफिनीशन लिख दिया। देखो क्योंकि डिफिनीशन लॉन्ग है, अगर लिखता तो 1 घंटे लगता, आपका टाइम भी वेस्ट होता। ठीक है, सिंपल से पढ़ो इस डिफिनीशन को। क्या लिखी गई है कि एक सिंपल भाषा में ये आपका क्या लिखा गया है, ये आपका एनसीईआरटी लिख रखा है। ठीक है, ये क्या है, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है। यानी कि हमको पता चल गया कि जो इकोलॉजी है उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, उसको भूगोल के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं, उसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो क्या है, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के बीच अंतर संबंध, किसी जीव का किसी जीव के बीच, या जीवों का जीवों के बीच क्या अंतर संबंध है, और जीव और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। कि कोई जीव है, उसका पर्यावरण के बीच क्या संबंध है ना, कैसे कैसे वो क्या इंटरेक्ट कर रहा है, क्या क्रियाएं कर रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, पर्यावरण को लाभ पहुंच रहा है, पर्यावरण उससे प्रभावित हो रहा है। ये तो किसी जीव का अध्ययन करना, या फिर किसी जीव और उनसे संबंधित और उनके पर्यावरण के बीच में अध्ययन करना, उन जीव के और उन पर्यावरण के बीच में अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई हमारा जीव है, और एक हमारा है वातावरण, जिसको बोलते हैं अपन लोग पर्यावरण, है ना। वातावरण को पर्यावरण बोलते हैं। तो देखो, जीव का क्या करते हैं, पर्यावरण से क्या इंटरेक्शन है ये अध्ययन करते हैं, और पर्यावरण का जीव से क्या इंटरेक्शन है इसका क्या करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इकोलॉजी के अंतर्गत। बताइए समझ में आया या फिर नहीं। इतना सिंपल सा डिफिनीशन समझ में आया कि नहीं, बताइए। अब आते हैं पे पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है कि हमारे आसपास के जैविक और अजैविक कारक मिल करके पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, हमारे आसपास क्या होता है, हमारे आसपास जैविक और अजैविक कारक मिलकर ही पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण का वो मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, परिधन आवरण, है ना, यानी कि हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है, ठीक है, जिससे हम घिरे हुए हैं, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, है ना। अब ये बच्चे, ये बहुत पुरानी हो गई है ना, अब इसको यहाँ पे मत घुसाओ। ठीक है, पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसको ऐसे बोलते हैं, पर्यावरण का अध्ययन क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या था, अभी 12th में इतना सिलेबस है जीव और पर्यावरण के बारे में बोल दिया। नहीं, पहले था पारितंत्र था, पारिस्थितिकी तंत्र था, पर्यावरण था, सब अलग अलग था, है ना। लेकिन अब सब इसी में घुसा दिया है, तो किसी तरह पढ़ना ही पड़ेगा अपन लोगों को, है ना। तो परेशान नहीं होने को। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, हम इसको बड़ा मतलब पता है मौज ले लेकर पढ़ेंगे, मजे ले लेकर के। ठीक है, अब आता है सबसे पहले कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, हमने देखा कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही पर्यावरण आ रहा है। जीव और पर्यावरण के बीच अध्ययन जो हो रहा है वो किसके अंतर्गत हो रहा है, वो हो रहा है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है, बता सकते हो आप लोग, बताइए। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जिनको बोला जाता है रामदेव, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो बस, रामदेव सिंह को नहीं, रामदेव मिश्रा को। ठीक है, रामदेव मिश्रा जी को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने, रामदेव मिश्रा जी ने इंडिया से गए बाहर, इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी का अध्ययन करके आए, फिर उसको आए कहाँ पर, BHU में। ठीक है, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है, वहाँ पर आए। वहाँ पर इन्होंने 50 स्टूडेंट्स को इसके बारे में PhD करवाई। ठीक है, एज ए प्रोफेसर के रूप में वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने 50 स्टूडेंट को उन्होंने
उन्होंने इकोलॉजी में पीएचडी करवाई। फिर उन्हीं के स्टूडेंट आज पूरे इंडिया में हर जगह पर इकोलॉजी पर काम करते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है ना, उनके स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ अचीव किया। ठीक है, तो जब रामदेव मिश्रा आए वहां से, तो उन्होंने साफ से ये बताया कि जो पारिस्थितिकी था, पारिस्थितिकी के सिर्फ दो घटक होते हैं। एक होते हैं जैविक घटक जिसको बोलते हैं जैविक कारक, और दूसरे होते हैं अजैविक कारक। ठीक है, पहले कौन से होते हैं? पहले होते हैं जैविक कारक और दूसरे होते हैं अजैविक कारक। ठीक है, तो नीचे अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लिख देता हूं। जो पारिस्थितिकी है ना, इसके दो घटक होते हैं। एक होता है जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। ठीक है, पहला हुआ अजैविक कारक और दूसरा हुआ जैविक कारक। यानी कि एक होता है बायोटिक, ठीक है, बायोटिक यानी कि जैविक कारक, और एक हो गया आपका अजैविक यानी कि ए लगा दो, ए बायोटिक, है ना। इसको बोल देंगे लिविंग थिंग्स, इसको बोल देंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हमने इसमें यह समझा, पर्यावरण भी यही कह रहा है कि जैविक और अजैविक कारक से ही पर्यावरण बनता है। तो भैया हमने साफ से देखा कि जो जीव हैं, जीव क्या है हमारे, जो जीव हैं वो क्या है, जीव हमारे जैविक कारक हैं कि नहीं, बताइए, लिविंग थिंग्स हैं कि नहीं, जैविक कारक हैं कि नहीं। और जो पर्यावरण में जो चीजें आ रही हैं, जो और भी चीजें हैं जिनको हम जिनसे हम प्रभावित होते हैं या जो हमें प्रभावित कर सकती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, है ना, वायु हो गया, तापमान हो गया, वो क्या हुए, वो अजैविक कारक हुए कि नहीं, बताइए, वो अजैविक कारक हुए कि नहीं, मुझे ये बताइए। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना कि हम जैविक और अजैविक कारक के मध्य का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत, पारिस्थितिकी के अंतर्गत, जो कि यहां पर बताया गया है ना। तो हमने देखा कि जैविक कारक जैसे कौन है, जैविक कारक हो गए जैसे हमारे हो गए पौधे हो गए, है ना, जंतु हो गए और फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जैविक कारक हो गए। ये सभी जैविक कारक यानी कि ये क्या हुए, ये जीव हुए। और जीव क्या होते हैं, जीव होते हैं जिसमें जीवन होता है। जीव किसको बोलते हैं अपन लोग, जीव किसको बोलेंगे, जीव उसी को तो बोलेंगे ना कि जिसमें जीवन होता है ना, जिसमें श्वसन होता है, ठीक है, जो एक्सक्रीशन कर सकता है, ठीक है, जो सांस ले सकता है, जिसमें ग्रोथ होती है, वही जीव है। ठीक है, तो जैविक कारक पौधे, जंतु, फंगस, बैक्टीरिया, ये जैविक कारक हो गए। अजैविक कारक क्या हुए, जैसे आपका हो गया जल, मृदा, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, जैसे क्या हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, है ना, आदि। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इनका अध्ययन करते हैं, जैविक कारक का, फिर किसका अध्ययन करते हैं, अजैविक कारक का। ये क्या है, ये है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये है हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम लोग इनका अध्ययन करते हैं, फिर इनका अध्ययन करते हैं, फिर ये देखते हैं कि इनकी वजह से इनको क्या दिक्कत हो रही है, यानी कि जैविक कारक की वजह से अजैविक कारक को क्या दिक्कत हो रही है, और अजैविक कारक की वजह से जैविक कारक को क्या दिक्कत हो रही है। यही होता है पारिस्थितिकी, यही होता है पर्यावरण। बताइए, बिल्कुल सिंपल बॉस, कुछ नहीं करना, बिल्कुल। और वैसे भी हम लोग अपने बायोमन परिंदों के लिए बेस्ट से बेस्ट पढ़ाते, सबसे अच्छा, है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं, सिंपल से समझाया, कोई बहुत इसमें बड़ा सा वो नहीं किया मैंने, है ना, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, वो ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं है। जब देखो हम लोग डीएनए वाला चैप्टर, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, वंशागति एवं जैव में वो विविधता वाला जो था, उसको हमने खत्म कर देते, कठिन कठिन चैप्टर को इतने आसानी से। तो ये भी चैप्टर को हम आसानी से खत्म कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ समझ में। असल बात पता है, देखो चैप्टर हमको कठिन कब लगता है, चैप्टर हमको कठिन तब लगता है जब हम उस चैप्टर को नंबर पाने की वजह से पढ़ते हैं। जब इसको पढ़ लेंगे हमको नंबर मिल जाएगा, पढ़ेंगे नंबर मिल जाएगा। और जब हम उसको पढ़ने के लिए, उससे कुछ समझने के लिए पढ़ते हैं ना, तब
क्या होता है? तब नंबर तो वो देता ही है, साथ में वो याद भी रहता है, साथ में वो दूसरों को सिखाने के लिए ना तत्पर भी रहता है। ठीक है? तो ये हुआ जैविक कारक और अजैविक कारक। आप लोगों ने एक वर्ड सुना हुआ जीनोम, वो जीवोम, ठीक है? क्या है? जीवोम, इंग्लिश में बोलते हैं बायोम, ठीक है? जीवोम, बायोम, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है जीवोम के बारे में, ठीक है? यानी कि देखिए जो जैविक कारक होते हैं और अजैविक कारक होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक मिल करके एक बायोम बनाते हैं, एक जीवोम बनाते हैं। ठीक है? ये छोटे लेवल पे नहीं होता, ये पूरे पृथ्वी के लेवल पर होता है, अर्थ के लेवल पर, एक बड़े लेवल पर होता है बायोम और जीवोम। ठीक है? तो जीवोम बायोम क्या हो सकता है, क्या होता है? हमने बोल दिया कि जैविक कारक, जैविक प्लस अजैविक कारक मिल करके एक जीवोम बनाते हैं, एक बायोम बनाते हैं। और इसका एक क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित क्षेत्र। और ये क्षेत्र छोटा नहीं होता कि बस इतने में, आपके गांव है तो आपके गांव की तरह नहीं, बड़े बड़े कम से कम 500 है, 1000 किलोमीटर का क्षेत्र होगा। ठीक है? जैसे इसका जीवोम का उदाहरण आप लोग देख लो, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब डिफिनीशन से खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से, परेशान नहीं होने को। यहाँ खाली बेसिक हम लोग समझ रहे हैं, बेसिक हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है? जीवोम जैसे हो गए रेगिस्तान, बताओ रेगिस्तान में ताप अलग है, वर्षा अलग है, प्रकाश वहां पे अलग मिलेगा, वहां पे जल अलग मिलेगा, है ना? रेगिस्तान से आ जाओ, ठीक है, रेगिस्तान से तुम लोग चलिए, राजस्थान से चलो भागाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो आगे, अब कहाँ? सीधे चलो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाओगे वहां का टेम्परेचर अलग है, चलो चलो ठीक ठीक ठीक, वहां से समझ गए ना, प्रकाश भी अलग मिलेगा। सबसे नीचे आ जाओ, इधर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इधर आओ, इधर का भी अलग है। यार तुम देखते हो कि भैया इसमें मतलब भारत में कई जगह, 3 जगह 4 जगह एक अलग अलग वो है, वो हो रहा है ना? अलग अलग, अलग अलग पर्यावरण मिल रहा है हमको। ठीक है? हम लोग देख रहे हैं जो फसल हमारे यहाँ हो रही है, शायद वो जम्मू कश्मीर में ना होती हो, जो फसल अपन के यहाँ बहुत आसानी से हो जाती है, शायद वो फसल रेगिस्तान में ना होती हो, जो फसल रेगिस्तान में होती हो शायद वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में ना होती हो, है ना? तो ये एक होता है जीनोम, जीवोम, सॉरी जीनोम नहीं, जीनोम अलग हो जाएगा, ठीक है? मानव जीनोम परियोजना वो अलग हो जाएगी। ये जीवोम, जीवोम जिसको बोलते हैं बायोम, ठीक है? तो ये पढ़ेंगे हम लोग। जैसे हो गया रेगिस्तान हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वन हो गया, टुंड्रा हो गया, ठीक है? ये हो गया जीवोम के अंतर्गत। अभी हम लोग जब एनसीईआरटी, टोटली एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे ना, तब बताएंगे। ठीक है? तो ये देखो इतनी चीजें हैं, ये चीज समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी संगठन का स्तर, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये समझ चुके हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो जैविक और अजैविक जो कारक होते हैं उनके मध्य पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, उनकी टॉप चीज़ों को समझा जाता है कि कैसे फंक्शन करते हैं, इनका कैसे वर्क होता है, वही जाकर के पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। यहाँ तक बहुत सा आप लोगों को क्लियर है, ठीक है? जैविक कारक क्या हुए? जो बायोटिक हुए, एबायोटिक, अजैविक कारक हुए, ठीक है? तो देखो इतना कुछ आप लोग समझ चुके हैं, तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है? चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है? तो यहाँ मैंने उस चीज़ को मिटा दिया हूँ। देखो मैं ज़्यादा तेज़ अब नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जब मेरे को अभी तक खांसी आ रही थी, है ना? अब ज़्यादा तेज़ बोलूँगा ना तो और ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स इन्फेक्शन होने लगेंगे, ठीक है? इस वजह से धीरे-धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग कोऑपरेट करिए। वैसे भी माइक देखो सेंसिटिव है, बहुत तेज़ आवाज़ आप लोगों के पास दे रहा होगा, है ना? सर साउंड एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना? हाँ, क्योंकि बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, है ना? परिंदे ना हमारे बोर नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से टेक्निकल डिपार्टमेंट को मैं साथ लेकर अब बैठता हूँ, है ना? कोई इशू हो जाए तो फिर चलिए, तो हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र को देख लिया है। अब हम लोग ये समझेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। जैविक और अजैविक कारकों के मध्य बने संबंध को, आसपास के वातावरण को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। अब भैया जैसे हम लोग ये समझेंगे, जैसे हमारा शरीर है, हमने माना शरीर को पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है? समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? समझने के लिए, सोचना समझने के लिए बोलो, शरीर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसकी छोटी इकाई होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इसकी छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका है ना? कोशिका, जब बहुत ढेर सारी कोशिकाएँ मिल जाती है तो क्या बनता है? एक अंग बना लेता है, एक ऊतक बना लेता है, फिर ऊतक अंग बना लेता है, फिर ऑर्गन या अंग, फिर ऑर्गन सिस्टम बना लेता है।
इसी तरह जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक छोटे से शुरू होता है, फिर बड़ा एक जाल बना लेता है, फिर पूरा पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। फिर पृथ्वी के एक एक एरिया पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, बड़े बड़े एरिया, बड़े बड़े भूखंड, ठीक है, आ जाते हैं। आपको पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है, लगभग 60 से 70% क्या है, जल भरा हुआ है ना। हम लोग ऊपर से देखते तो क्या दिखता है, हम लोगों को जल दिखता है, और जो बाकी जो एरिया है वही एरिया में अपन लोग रहते हैं, है ना। और ढेर सारे जीव रहते हैं, उन जीवों में बहुत ढेर सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो अपन लोग अब ये समझेंगे कि पारिस्थितिकी संगठन का स्तर, पारिस्थितिकी संगठन का स्तर, ठीक है, पारिस्थितिकी संगठन का स्तर, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किससे मिलके बना है। हमने देख लिया जो हमारा शरीर है ना, वो किससे मिलकर बनता है, हमारा शरीर मिलकर के बनता है कोशिकाओं से। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो जैविक और अजैविक कारकों के मध्य जीवों से मिलकर, उसमें जीव जंतु उसमें रहते हैं, पौधे रहते हैं, तो किससे मिलकर बना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो यूनिट है ना, पारिस्थितिकी तंत्र की जो इकाई है ना, वो है हमारी जीव। क्या है, जीव, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो है हमारी जीव। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किससे मिलकर के बना है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जीव से मिलकर के बना है, ठीक है। अब देखो हमारे शरीर में हमने देखा हमारा शरीर किससे, कोशिका से मिलकर बनता है, फिर कोशिका क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। अब देखो तो क्या बहुत ढेर सारे जीव हो जाएंगे तो क्या पारिस्थितिकी तंत्र बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई जीव होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे छोटी इकाई होती है जीव पारिस्थितिकी तंत्र की, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई। चलो ठीक है, अब देखते जीव से मिलकर के आगे क्या बनता है। जो जीव होता है ना, उससे आगे मिलकर के बनता है समष्टि, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। जीव से मिलकर के बनता है समष्टि। इंग्लिश में लिखते चलो, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जामिनर का ना ध्यान अपने कॉपी की तरफ अट्रैक्ट करना है इंग्लिश से, ठीक है। पॉपुलेशन, समष्टि। अब समष्टि क्या हुआ, जीव से मिलकर के बनता है समष्टि, ठीक है। समष्टि क्या होता है, समष्टि होता है जीवों का समूह। क्या होता है, जीवों का समूह। अब एक चीज ये समझ लेना, जीवों का समूह तो होता है लेकिन सिर्फ एक जीवों का समूह होता है, एक जीवों का। जैसे हमने देखा यहां पर इस एरिया में, ये देखो ये एरिया पूरा कवर्ड है, ठीक है। ये देखो इतना एरिया हमने देखा, ये कवर्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, ये कवर्ड है एरिया सॉरी। हमने देखा इसके अंदर एक जीव पाया गया और उस जीव को हमने बोला शेर। इसके अंदर ये शेर पाया गया, ये शेर, ये शेर, ये शेर, ये शेर। तो इसके अंदर बहुत ढेर सारे शेर पाए गए। इस एरिया के अंदर एक ही जीव है, ठीक है, शेर है। क्योंकि देखो जीवों का समूह जिनमें अंतः प्रजनन होता हो, ठीक है, अंतः प्रजनन यानी कि समान प्रकार के जीव। प्रजनन ऐसा तो होता नहीं कि कुत्ता है तो कुत्ता का बिल्ली के साथ प्रजनन करा दो, है, बताओ। भैंस है तो उसका गधे के साथ करवा दो, ऐसे नहीं होता ना। भैंस है तो भैंस के साथ, कुत्ता है तो कुत्ता के साथ, बिल्ली है तो बिल्ली के साथ, शेर है तो शेर के साथ, ऐसा होता है। तो हम लोग समष्टि किसको बोलेंगे, पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, तो ऐसे जीवों का समूह जिनमें सभी में अंतः प्रजनन होता हो। यानी कि देखो इस एरिया के अंतर्गत क्या पाए गए, इस एरिया के अंतर्गत लॉयन पाए गए, शेर पाए गए, ठीक है। और इन शेर के बीच अंतः प्रजनन तो होता है। तो हमने इसको बोल दिया ये क्या है, ये है हमारा समष्टि, या जिसको बोल दिया हमने पॉपुलेशन। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, समष्टि तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं भैया कि यहाँ पे शेर पाए जाते हैं, ये आसपास का जो एरिया है ये और एरिया, इसके अंतर्गत चीता भी पाए जाएंगे, बाघ भी पाए जाएंगे, और भी जीव पाए जाएंगे, ठीक है। तो हम इस पूरे बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे,
ठीक है, इतने को तो हमने बोला जीव पाए गए, इतने को बोल दिया समष्टि पाए गए। अब इसके बड़े वाले भाग को क्या बोलेंगे? तो बड़े वाले भाग को अपन लोग बोलते हैं समुदाय। क्या बोलते हैं? समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, बड़े वाले भाग को अपन लोग बोलते हैं समुदाय, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी। समझना, जैसे कैसे समझो, जैसे हमारे शरीर से सेल होती है, सेल क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है, टिश्यू क्या बनाता है? टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? पूरे एक शरीर का निर्माण कर लेते हैं। कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या करते हैं? एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिज्म होता है, फिर वो पॉपुलेशन बनाता है, फिर वो कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी के बाद आगे चल के एक बड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर लेता है। समुदाय क्या हुआ? यानी कि समष्टियों का समूह को ही समुदाय कहते हैं, जो समष्टि हैं। ठीक है, समष्टि, समष्टि का समूह ही समुदाय कहलाता है। यानी कि यहाँ पे शेर पाया गया, यहाँ पे बाघ पाया गया, यहाँ पे कई पेड़ पौधे पाए गए, तो इन कई समष्टियों का, अलग अलग समष्टियों का समूह क्या कहलाया गया? इसको हमने बोल दिया ये पूरा हो गया समुदाय, हो गया कम्युनिटी, हो गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? बताइए। और एक चीज बता दें, जो समुदाय है, हमने देखा यहाँ पे समुदाय है बेसिक सी, चलो ठीक है, एक कम्युनिटी है, इसके अंदर देखा जीव पाए गए, शेर पाया गया, पेड़ पौधे भी पाए गए, बाघ भी पाया गया। यानी कि इस समुदाय के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर क्या पाया गया? उत्पादक पाया गया। ठीक है, हम कम्युनिटी या फिर समुदाय किसको बोलेंगे? जिसके पास उत्पादक होगा, फिर उसको खाने वाला उपभोक्ता होगा, फिर उपभोक्ता को खाने वाला अपघटक होगा, डिकम्पोजर होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, और डिकम्पोजर अपघटक। ठीक है, तो देखो, जिसके पास उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होंगे, ऐसा समुदाय जिसके पास उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होंगे, उसी को तो अपन लोग बोलेंगे कि ये क्या है? ये एक समुदाय है। बताइए बताइए, इसके अंदर पादप होंगे, अब वो पादप किसको खाएंगे? वो पादप जंतु को खाएंगे। वो सॉरी, पादप होंगे, पादप भोजन कहाँ से बनाएंगे? वो बनाएंगे अपना वहां से, सूर्य से और जल से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। फिर उन पादप पर कौन निर्भर है? जंतु निर्भर है। फिर वो जंतु क्या करेंगे? इस पादप को खा लेंगे। और इन जंतुओं को फिर कौन खाएगा? इन जंतुओं को फिर खाएगा कंपोजर। ठीक है, डिकम्पोजर, जिसको अपन लोग बोलते हैं अपघटक। तो वो अपघटक इसको खत्म कर देगा। जैसे आप लोग देखे होंगे रास्ते में कुत्ता मर गया, ठीक है, रोड पे, और भी गाय भैंसे ये सब चीजें मर जाते हैं, तो क्या होता है? ऐसा तो है, अगर डिकम्पोजर ना होता, डिकम्पोजर अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी बोलते हैं, अगर ये डिकम्पोजर ना होता तो आप लोग मुझे बताइए क्या होता? भैया वो जो जानवर जहां भी मर जाता, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता, कोई उसे उठाने तक नहीं जाता, कोई उसे देखने तक नहीं जाता। लेकिन आज डिकम्पोजर है, तो डिकम्पोजर क्या करता है? बताइए, डिकम्पोजर क्या करता है? वो जानवर वहीं पड़ा रहेगा, चलो ठीक है। डिकम्पोजर लोग देखे, अरे चचा जानवर मिल गया, अरे चलो खाना मिल गया अपन लोगों का, तुरंत खाना खाने वो लोग पहुंच जाते हैं, और उसको 5-6 दिन 10 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं पूरा, है ना। खूब बदबू देता है, फिर उसको खत्म उसी जगह। वो जिस जगह मर जाता है ना, उस जगह की मिट्टी को ना, मिट्टी को भी वो लोग उपजाऊ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उस जगह की वो मिट्टी को भी उपजाऊ बना देते हैं। ये काम होता है डिकम्पोजर का। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं कि पहले जीव होगा, फिर समष्टि होगी, फिर समुदाय होगा, फिर क्या होगा? फिर होगा समुदाय। जब एक समुदाय मिलके सब एक समुदाय हो जाता है, तो इस समुदाय मिलकर के बनाता है पारितंत्र को, जिसको बोलते हैं इको सिस्टम। ठीक है, समुदाय मिलके बनाता है पारितंत्र को, जिसको बोलते हैं इको सिस्टम। ठीक है, समुदाय यानी कि कम्युनिटी से मिलकर के क्या बनता है? कम्युनिटी से मिलकर के बनता है इको सिस्टम। ठीक है, तो देखो, एक एक चीजों को ना हमको समझ समझ के चलना है। ऐसा नहीं कहीं पे हमको भागदौड़ नहीं मची है कि बस हमको भागना है बहुत जल्दी से। बताओ, जैसे हमने समझा हमारा शरीर कैसे मिलकर के बनता है, जैसे पारितंत्र भी होता है ना, कैसे मिलकर के बनता है, ये बताओ। तो समुदाय मिलकर के क्या बनाता है? पारितंत्र बनाता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं इको सिस्टम। ठीक है, अब देखो,
जो पारितंत्र होते, पारितंत्र के मुख्य दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक या जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। पहला होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक। वो पारितंत्र मिलकर के बनाते हैं और कई पारितंत्र आपस में मिलकर के पारिदृश्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारिदृश्य बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लैंड स्केप। ठीक है, ये एक पारितंत्र हुआ, ये एक पारितंत्र हुआ, ये कई पारितंत्र मिलकर क्या बना लिए? पारिदृश्य बना लिए। और कई पारिदृश्य मिलकर के, और जो पारिदृश्य मिलकर के क्या बनाता है? वो बनाता है जीवोम। ठीक है, पारिदृश्य मिलकर के क्या बनाता है? जीवोम या फिर बायोम। और जो जीवोम होता है वो दो होता है, एक तो होगा, यहाँ पे हम देखते हैं पृथ्वी में क्या होता है, एक तो होता है जल, एक होता है स्थल। तो जो जीवोम होगा, एक होगा जलीय जीवोम और एक होगा स्थलीय जीवोम, है ना। कई पारिदृश्य होंगे, कई लैंडस्केप होंगे, एक जल का होगा और एक भूतल का होगा। सॉरी, खांसी आ रही है यार, फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्या किया जाए। ठीक है, और जो जीवोम होते हैं, कई जीवोम मिल करके, जल और वो सारा जीवोम मिल करके क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं जैवमंडल। ठीक है, कई जीवोम आपस में मिल करके बना लेते हैं हमारे जैवमंडल। ठीक है, और जैवमंडल किसके अंतर्गत आता है? जो जैवमंडल होता है वो सब आता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं। ठीक है, इसको इसको देखो, बार बार लिख रहा हूं, ये हमारा ना नीट का भी क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। रामदेव मिश्रा जी ने, ठीक है, रामदेव मिश्रा, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक रामदेव मिश्रा ने, बताओ, ये सारी चीजों को पढ़ करके, इससे और भी चीजों को पढ़ करके विदेश से आए और इंडिया में 50 लोगों को उन्होंने पीएचडी करवाई इसी चीज में। फिर उन्हीं के लोग आज पूरे भारत में वर्क कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। इसलिए इनको भारत का, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है, क्योंकि भारत में तब पारिस्थितिकी तंत्र नहीं था। ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र लाने वाले वैज्ञानिक ही थे कौन? रामदेव मिश्रा। बताइए, यहां तक इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हैं या फिर इसमें अभी कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं इसके कई स्तर होते हैं, कई इसके संगठन होते हैं। ठीक है, आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटी इकाई को बताइए। अब आप लोग सोचते होंगे कि भैया आखिरकार पारिस्थितिकी तंत्र की छोटी इकाई क्या है? अपन लोग आज तक ये नहीं समझ पाए। तो चाचा, उस चीज को समझो। ठीक है, उस चीज को समझो, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की छोटी इकाई क्या है? वो है आपकी जीव। ठीक है, देखो, ये है मेरे पास एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक भी मैं देख लेता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि जीव और समष्टियां, या इसका नीचे लिखा है कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? जीव और इसका पर्यावरण पढ़ते हैं और फिर हम लोग समष्टियां पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें बहुत कुछ आपका लिखा गया है कि हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता, है ना, कि हमारे जैविक जो जहाँ पर जीव जंतु रहते, जैविक लोग रहते, वहाँ पर लुभावनी विविधता, यानी कि कई प्रकार की विविधताएं रहती है। अच्छा ये बताओ, आप लोग जंगल वहां जाते हो, जू, चिड़ियाघर देखने जाते हो, तो अजीब अजीब जीव है ना, सॉरी, अजीब अजीब वहां पे जीव देखते हो आप लोग, है ना। देख के अरे वाह, ऐसा जीव होता है, अरे देखो 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 कैसा कैसा, है ना, देखते हो ना। तो लुभावनी विविधताएं पाई जाती हैं एवं आश्चर्यजनक जटिलता है। ठीक है, आपने डायनासोर देख लिया, मगरमच्छ देख लिया, है ना, आश्चर्यजनक है, जटिलताएं हैं, है ना। फिर लिखा गया है, हम जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तर पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग जीव विज्ञानी स्तर पर इसकी जटिलता को समझने का प्रयास करते हैं और इस पर पर्यावरण से क्या क्या लाभ हो रहा है, क्या क्या, सारा कुछ समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। किससे? जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तरों पर। ठीक है, फिर देखिए, ये जीव विज्ञानी संगठन स्तर हैं, जैसे
बृहत अणु कोशिकाएं, ऊतक, अंग, व्यष्टि, जीव समष्टियां, समुदाय तथा पारितंत्र व जीवोम इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। क्या बोला गया कि जो ये जीव है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जीव किससे मिलकर के बनता है, तो आप लोग बताएंगे, हमारे एग्जाम्पल ले लेंगे कि भैया इस जगह बायोमन खड़े थे, लेकिन अगर इतनी चीजें नहीं होंगी तो क्या पारिस्थितिकी तंत्र की गणना या पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना अपन लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है कि ये जीव विज्ञानी संगठन स्तर है, वृहत अणु कोशिकाएं, ऊतक, अंग, व्यष्टि, जीव समष्टियां, समुदाय तथा पारितंत्र और जीवोम। जीवोम के आगे भी होता है, उसको बोलते जैवमंडल, अपन ने बताया है ना। जीवोम इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे दो सवाल उठते हैं। ठीक है, देखो, इस संगठन के स्तर पर हमारे मन में दो प्रश्न उठते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है कि पक्षी कैसे गाता है या पक्षी क्यों गाता है। कैसे कैसे प्रकार के प्रश्नों के प्रक्रम के पीछे क्रिया विधि जानने की जिज्ञासा होती है। भैया हम लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये बुलबुल क्यों गाता है। गाना तो हमें गाना चाहिए, है ना, अपनी उसको सुनाने के लिए, है ना, अपनी बॉयफ्रेंड को सुनाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाने के लिए गाना तो हमें गाना चाहिए। आखिरकार ये बुलबुलवा काहे गाना गा रहा है ना तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि जबकि क्यों प्रकार के प्रश्न के प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है, इनका जो महत्व होता है, ठीक है, उसको तलाशा जाता है। ठीक है, अब देखो, इस उदाहरण से पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी के वाक्य यंत्र होते हैं और कंपमान अस्थि का प्रचालन हो सकता है, जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि, ठीक है, बुलबुल गाना इसलिए गाता है ताकि उसका जो परिचालन होता है, ठीक है, अस्थि का प्रचालन होता है, वो हो सके। ठीक है, गाना गाएगा या फिर उसका वाक्य यंत्र मजबूत रहे, या फिर दूसरे दूसरे प्रश्न में इसको ये भी कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता होती है यार सच में बहुत काशी आ रही मेरे को। मैं, पता है, मैं आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे तो पढ़ाता नहीं, मैं बहुत हंसता हूँ, हंस हंस के सारी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें होती है। ठीक है, तो देखो, चुप, बिल्कुल शांत, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनेंगे सब लोग। ठीक है, तो क्या है, पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता होती है जब वह अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। ठीक है, फिर एक है, रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं। ठीक है, भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल पर ही किस फूल में मकरकंद है। जो भंवरा होता है उसको कैसे पता चलता है कि इसी फूल में मकरकंद है, जाएगा अपनी सूंड घुसेरेगा, मकरकंद को लेगा, निकल लेगा है ना फिर कैटक्स में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं, कैटक्स पौधा होता है उसमें इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। ठीक है, चूजे कैसे अपनी माँ को पहचान लेते हैं, बताओ यार, अच्छी बात है, चूजे छोटे छोटे होते हैं। अब आप सोचो सभी, अच्छा ये बताओ, जो बकवो होते हैं क्या होते हैं, मुर्गे या मुर्गियां होती हैं, चूजे देखो 15-20 चूजे होते हैं, सभी चूजे अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, कैसे पहचान लेते हैं बताओ। सभी मुर्गी या मुर्गे एक ही समान होते हैं, लगभग में एक समान होते हैं, लेकिन पहचान लेते हैं, है ना, बताइए, बोलिए। जैसे अपन लोगों में मोबाइल आते हैं, मोबाइल एक समान, जैसे एक हमने ले लिया, है ना, जैसे हमने कैमरा ले लिया, सपोज दैट कैमरा हमने लिया निकॉन का, हमने निकॉन के कई वेराइटी के कैमरा ले लिए, कई कैमरा ले लिए, 50 कैमरा ले लिए, और निकॉन का एक मॉडल लिया, ठीक है, केवल निकॉन का यही मॉडल लिया हमने, तो कैसे पहचान पाओगे, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, नहीं पहचान पाओगे। जैसे मुर्गे कैसे पहचान लेते हैं ना, अजीब तरीके के प्रश्न उठते हैं। इन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करते, समझने का प्रयास करते हैं। फिर आता है
आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या अजीव या भौतिकी, ठीक है, अजीव जिसको बोलते हैं अबायोटिक बताया था, पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवी संगठन के चार चार स्तर से संबंधित है। 4 स्तर से: जीव, समष्टियां, समुदाय, जीवोम। जीव, समष्टियां, समुदाय, जीवोम, इन दोनों को काट दिया गया, लेकिन मैं पूरा डिटेल से आपको पढ़ा दिया हूं। ठीक है, समुदाय, जीवोम। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के जैविक और समष्टि स्तरों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ये लिखता है आपका एनसीईआरटी, विश्वास ना हो तो देख लो, ये देखो, है ना। कभी कभी अपन एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के, एनसीईआरटी तुम लोगों को समझ नहीं आती ना, अबे हमसे एनसीईआरटी पढ़ो, देखो इतना इतना बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे ना, पागल हो जाओगे हंस हंस के। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि सारी एनसीईआरटी अपने घर जैसी है। अब वो हम लोग समझ नहीं पाते, वो बात पता नहीं कैसी है ना। लेकिन अब आ गए बायोमन आप लोगों के साथ, तो पूरा एनसीईआरटी समझाएगा आप लोगों को बिल्कुल टुकड़ों में। ठीक है, बात देखो चलो मजाक हटाओ, सच बता दूं, बात यह कि एनसीईआरटी जो है वो कई तरीके से डिफाइन की गई है ना। उसमें कई वर्ड ऐसे हैं जो चीज हम लोग नहीं समझ में आते हैं, बस उन वर्ड को समझाने के लिए आपके पास कोई होना चाहिए। तो आप लोग परेशान मत होइए, बायोमन आप लोगों के साथ है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो अपन लोगों ने ऑफिशियल नंबर दे रखा है, आप लोग उसमें हम लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे दूसरे चैनल बायोन मोटिवेशन को आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करें, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। यदि आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।